हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को, इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर में 4 लेक्चर अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों में से कोई न्यू व्यूअर्स आए हैं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस चारों वीडियो को पहले देखें, तब इस पर आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम लोग इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम का सबसे हॉटेस्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओम्स लॉ, ओम का नियम। हिंदी में भी बताया जाएगा, इंग्लिश में भी बताया जाएगा। सो डोंट वरी, नोट्स आपको हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। बस आप समझने पे फोकस करो, कंसेप्ट पे फोकस करो, पूरा कंसेप्ट दिया जाएगा, पूरा नोट्स भी मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बस सिर्फ समझना। एक एक बात को मैं डिटेल से समझाऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग अगर मेरा साथ दोगे तो मैं एक एक बात क्लियर करूँगा। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैं कंसेप्ट कंप्लीट देता हूँ। शॉर्ट वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, वो ट्रिक वाला वीडियो सब नहीं चलता है, ट्रिक से कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है। ओके, आप लोग समझ जाओ। अगर आपको अच्छा कंसेप्ट चाहिए, ज़बरदस्त कंसेप्ट चाहिए कि ताकि आपको एग्जाम में कभी भूलना नहीं भूल पाओ, तो आप एक वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, मुकम्मल देखना। मैं एक एक बात क्लियर करूँगा। ओके, कहीं पे वीडियो को स्किप मत करना, भागाना नहीं। जब देखने का मन ना करे तो छोड़ देना, लेकिन देखना तो पूरा देखना, ठीक है। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ खूबसूरत लाइनों से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ आज का क्लास। कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप सिर्फ मोटिवेशनल शायरी ही करते हैं। मोटिवेशनल शायरी क्यों करते हैं? मोहब्बत की शायरी कीजिए। हम लोग बड़े हैं सर, हम लोग समझदार हैं, हम लोग जवान हो गए चलो ठीक है सर, मैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि मोहब्बत की वजह से ही मैं आप लोगों के पास हूँ। ओके, अभी आया हूँ, आप लोगों का लेक्चर अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मोहब्बत ही है कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग मुझे अपना मोहब्बत भी दे रहे हो। ओके, प्यार दे रहे हो। तो उस मोहब्बत के नाम जो हम लोगों के बीच में है, कुछ खूबसूरत लाइन है। तुम्हारे नाम को होठों पर सजाया है मैंने, तुम्हारे नाम को होठों पर सजाया है मैंने, तुम्हारे रूह को अपने दिल में बसाया है मैंने। तुम्हारे नाम को होठों पर सजाया है मैंने, तुम्हारी रूह को अपने दिल में बसाया है मैंने। दुनिया आपको ढूंढते ढूंढते हो जाएगी पागल, दिल के ऐसे कोने में छुपाया है मैंने। चलिए कहो वाह 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 वाह। ओके चलो ठीक है। चलो, आप लोगों को अगर मेरा ये शेरो शायरी अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना मुझे कि सर अच्छा लगा। ओके, और कोई कुछ पूछना उछना हो, या कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करना हो, या 10th से रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे, मेरे नंबर है 9852671244, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। या आप मेरे ईमेल है मेरा, ये ईमेल आईडी है, आप इस पर ईमेल भी कर सकते हो, ehsanmsc2016@gmail.com। तो आप इस पर ईमेल भी कर सकते हो, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, चले तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बस मेरे साथ आप बने रहें, ठीक है। और जब लेक्चर लास्ट में आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करके जाना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी मैं बोल दिया हूँ आप लोगों को, बीच में वीडियो को स्किप मत करना, पूरा डिटेल से देखना। चलो आ जाते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगा, आप लोग को बेसिक दूंगा। तो मैंने नोट्स बना रखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सो डोंट वरी, मैं आप लोग को बेसिक दूंगा। चलो चलो पहले वाइट पेज पे आते हैं हम लोग, ठीक है। बेसिक पे पहले क्या है, कुछ छोटी छोटी बातों को समझो। मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं एक बचपन का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ओके, तब समझ में आ जाएगा। मैं कुछ भी टॉपिक पढ़ाऊंगा पहले बेसिक दूंगा, फंडामेंटल दूंगा, एकदम बच्चों की तरह समझाऊंगा। सिर्फ आप लोग मेरा साथ दें। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू, मैं एस लिखता हूँ सिर्फ स्पीड को, ओके, ज़्यादा ये नहीं लिखता। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, आपने बचपन में पढ़ा होगा। हिंदी में बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, 9th क्लास में आपने पढ़ा, उससे पहले भी क्लास में पढ़ा होगा। स्पीड किस पे डिपेंड करता है? स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। स्पीड दो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। अब डिपेंड, कोई भी चीज़ किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, वो किस तरह डिपेंड कर सकता है। अब इस बात को रिलैक्स होकर समझना। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, उनको मतलब भी नहीं पता होता 10th में आने के बाद। तो इसलिए आप लोग आराम से समझना। डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, कि स्पीड जो होता है, ये स्पीड डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है। सर कहोगे सर कैसे समझ में आ गया कि डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है? क्योंकि फार्मूला में डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। जब भी जो जिस चीज़ का फार्मूला होता है, उस फार्मूला में जो चीज़ होगा उस पर वो डिपेंड करेगा। अभी देखो डिस्टेंस पे डिपेंड कैसे करेगा, तो देखो जब भी हम लोग डिपेंडेंसी देखते हैं, मैंने किसी चीज़ के साथ रिलेशन हम लोग बताते हैं, संबंध बताते हैं, तो जैसे मान लो हमको स्पीड डिस्टेंस के साथ किस तरह डिपेंड करता है, इसको अगर जांचना है तो क्या करना होगा हम लोगों को, कि टाइम को फिक्स रखना पड़ेगा, टाइम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टाइम को चेंज नहीं करेंगे।
ओके, यानी कि जैसे हम लोग बात करते हैं स्पीड की, तो मैं क्या बोलूँगा कि आधा घंटा में एक गाड़ी 5 किलोमीटर चला, और आधा घंटा में ही टाइम, फिर मैं सेम ही रख रहा हूँ, टाइम चेंज नहीं कर रहा हूँ, आधा घंटा में दूसरी गाड़ी है वो 10 किलोमीटर चला। तो आप बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा है? आप तो सिंपल सा बताओगे सर, जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो ज़्यादा दूरी तय किया, उसकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि आधा घंटा में एक गाड़ी चला 5 किलोमीटर, और एक गाड़ी आधा घंटा में 10 किलोमीटर चला। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है? जो ज़्यादा दूरी तय किया। तो क्लियर है कि डिस्टेंस बड़ा होगा तो स्पीड भी बड़ा होगा, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाओगे स्पीड बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे इंक्रीज करोगे तो डिस्टेंस भी, सॉरी, स्पीड भी इंक्रीज करेगा। ओके, पॉइंट क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो स्पीड भी बढ़ेगा, डिस्टेंस अगर घटाओगे तो स्पीड भी घटेगा, सिंपल सा बात है। यानी, लेकिन ये शर्त है कि स्पीड का डिस्टेंस के साथ रिलेशन तभी देखना है जब टाइम को फिक्स रखना है, टाइम को कांस्टेंट रखना है, टाइम को स्थिर रखना है। एक टर्म रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, नियत, हिंदी में नियत बोलते हैं। कांस्टेंट वर्ड, कांस्टेंट का मतलब फिक्स, जिसका वैल्यू चेंज ना करे, यही होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में स्थिर भी बोलते हैं, स्थिर। ओके, या समान बोल सकते हो, समान। हिंदी वाला बच्चा भी सुनो अच्छा से, ये सब वर्ड किताब में जब स्टडी करो तो मिलेगा। या नियत बोलते हैं, नियत। ओके, या इसको नियतांक भी बोल सकते हैं, कोई इतना वैल्यू है इसका, मैंने इसका मतलब होता है सेम, फिक्स वैल्यू, चेंज नहीं करना। ओके, समान वैल्यू, ठीक है। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि फार्मूला में डिस्टेंस भी और टाइम भी है। लेकिन अगर हम स्पीड का डिस्टेंस के साथ रिलेशन निकालेंगे तो टाइम को कांस्टेंट रखेंगे, ये रूल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने जैसे बताया ना कि आधे घंटे में एक गाड़ी 5 किलोमीटर चलता है, और उसी आधे घंटे में दूसरी गाड़ी 10 किलोमीटर चलता है। तो बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा है? तो कहो जो ज़्यादा दूरी तय किया, तो 10 किलोमीटर वाला गाड़ी ज़्यादा दूरी तय किया। ओके, तो इसलिए दूसरी गाड़ी जो थी, जो 10 किलोमीटर चली है सेम टाइम में, वो एक गाड़ी ज़्यादा दूरी तय की है, उसी टाइम में दूसरी गाड़ी कम दूरी तय की है। तो जिसकी दूरी ज़्यादा तय की गई है उसकी चाल ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे, मेरी बात सुना, डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो स्पीड भी बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस घटाओगे तो स्पीड भी घटेगा। यानी कि स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है? स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन है कि स्पीड के बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ जाता है, स्पीड के घटने से डिस्टेंस घट जाता है, चाल के बढ़ने से दूरी बढ़ जाता है, चाल के घटने से दूरी घट जाता है। ओके, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं ये फिजिक्स के भाषा में इस तरह। ओके, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब क्या कि स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा तो स्पीड भी घटेगा। माने स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, लेकिन किस तरह डिपेंड करता है? यानी कि स्पीड के बढ़ने से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, स्पीड के घटने से डिस्टेंस भी घट रहा है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या पढ़ेंगे इसको? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके, हिंदी में बोलते हैं चाल दूरी के सीधे समानुपाती होता है। कैसे पढ़ोगे इस लाइन को? चाल दूरी के सीधे समानुपाती होता है। इसको हिंदी में एक और शब्द बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। ओके, अनुक्रमानुपाती। बिहार सीबीएसई वाला बच्चा जो सुन रहा होगा, इंग्लिश मीडियम वाला हंस रहा होगा, सर कैसा कैसा हिंदी नाम है। कोई बात नहीं है, सुनो, नॉलेज काम आएगा, बेकार नहीं जाएगा। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्लियर? लेकिन शर्त है, देखो, स्पीड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन तभी बताएंगे जब एक जो क्वांटिटी बचा हुआ उसको कांस्टेंट रखेंगे, टाइम को कांस्टेंट रखेंगे। ये बात क्लियर हो गया? इसको क्या पढ़ोगे? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, चाल दूरी के सीधा समानुपाती है। और सीधे समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो स्पीड भी बढ़ेगा, डिस्टेंस घटाओगे तो स्पीड भी घटेगा। ओके, चलो, एक बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं इसको भी बताता हूँ, फिर इस फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि ध्यान देना, मैं यहाँ फिर से नोट कर रहा हूँ, अच्छा से बढ़िया से लिख रहा हूँ। ओके, ध्यान देना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, लिख दिया मैंने। अब बताओ मैंने पहला रिलेशन क्या बताया था आप लोग को? ओके, कि स्पीड, ओके, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कब? जब टाइम कांस्टेंट हो, टाइम जब अचर हो, टाइम जब रुका हुआ हो। कांस्टेंट मतलब सेम टाइम, टाइम को चेंज नहीं करना है, कांस्टेंट लिखा हुआ पर यहाँ पर अच्छा से नहीं लिख रहा है। ओके, मैं सही कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ आपको, थोड़ा वेट करो, थोड़ा आराम से बना रहा हूँ, हर चिंता मत करना, हड़बड़ाना नहीं। बच्चे लोग बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं, आप लोग हड़बड़ाना नहीं। तो प्रेम से पढ़ो, प्रेम से पढ़ोगे दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है। ठीक है, चलो ये हो गया, मैंने कर दिया। टी कांस्टेंट है, तो स्पीड में डिस्टेंस का रिलेशन समझ में आ गया।
आप बताओ, आप लोग ध्यान देना, आप लोग अच्छा से, आप लोग ध्यान देना। ओके चलो, स्पीड में रिलेशन समझ में आ गया, स्पीड और डिस्टेंस में। लेकिन शर्त है कि स्पीड को डिस्टेंस से रिलेशन करेंगे तो जो भी फॉर्मूला में बचा हुआ क्वांटिटी है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है चलो, अब टाइम के साथ रिलेशन देखते हैं। ये इसको कहाँ पढ़ोगे इसको? अच्छा, टाइम के साथ रिलेशन देखो पहले, इसका कहाँ पढ़ेंगे? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। स्पीड दूरी के सीधे, चाल दूरी के सीधे समानुपाती है। यानी कि स्पीड बढ़ेगा, ऐसे लिखा रहेगा, तो स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा तो स्पीड घटेगा। दोनों रिलेशन है, दोनों एक साथ, माने एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, अगर दूसरा एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। माने जो जैसे को तैसा, जैसे को नहीं कहते हो कि तुम रोओगे तो मैं भी रोऊंगा, तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, तुम अगर कूदोगे तो मैं भी कूदूंगा। तुम लोग ये प्यार करते हो, तुम लोग ये नहीं कहते हो ऐसा मत करना आप लोग, ठीक है? तो बोलते हो नहीं कि तुम अगर डूबने जाओगे तो मैं भी डूबने जाऊंगा, तुम पढ़ाई करोगे तो मैं भी पढ़ाई करूंगा, तुम चलोगे वहाँ उस कॉलेज में तो मैं भी उस कॉलेज में जाऊंगा। तो वही बात है। तो अगर तुम्हारे चेंज करने से वो भी चेंज करे, तो यही इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्पीड के डिस्टेंस के बढ़ने से स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड डिस्टेंस के घटने से स्पीड घट रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हिंदी में बोलते हैं सीधा समानुपाती। ठीक है चलो, अब टाइम के साथ रिलेशन देखते हैं। अब टाइम किस चेंज करेंगे तो कैसे क्या होगा? तो देखो, जब टाइम की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, ध्यान देना आप लोग। ओके, जब आप लोग टाइम की बात करो, ध्यान देना, सॉरी, चलो, टाइम के साथ अगर बात करो तो टाइम के साथ कैसे करोगे? ध्यान देना। अब फॉर्मूला में देखो तुम, टाइम नीचे है, टाइम नीचे है ना, टाइम नीचे है। अब बताओ, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, चलो आप लोग बताना, आप ही लोग जवाब देना कि एक आदमी डिस्टेंस को, आप जो टाइम के साथ रिलेशन देखना है, टाइम के साथ रिलेशन देखना है, तो टाइम को नीचे है ना, नीचे, तो नीचे को कैसे लिखो? ऐसे लिखोगे 1/t। कैसे लिखोगे? 1/t। नीचे ना टी, तो डी को तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो ऊपर कुछ नहीं, तो 1 बचा, तो 1/t लिखेंगे, क्योंकि टी डिवाइड में, टी डिवाइड में तो नीचे लिखेंगे 1/t। अब ये इसको कैसे पढ़ेंगे सर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मैंने इसको थोड़ा गैदरिंग कर रहा हूँ, मैं थोड़ा आराम से लिख रहा हूँ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब मैं लिख रहा हूँ एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। मैंने एक तो पढ़ा रखा आप लोगों को, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो मैंने पढ़ लिया। अब ये पढ़ा रहा हूँ, एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी टाइम। मतलब क्या होगा सर? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको सर? इसका मतलब हुआ कि एस टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी बोलते हैं कि एस टी के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा 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 समानुपाती है। इन्वर्सली मतलब होता है उल्टा। अब इसका मतलब क्या? उल्टा का मतलब क्या हुआ कि अगर एस को चेंज होना है, तो अगर टाइम को बढ़ाओगे तो एस घट जाएगा। यानी कि टाइम को तुम अगर इंक्रीज करोगे तो डिस्टेंस, स्पीड घट जाएगा। और टाइम को अगर घटाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, उल्टा होगा। नहीं कहते तुम जो करोगे मैं उसका उल्टा करूंगा, वही बात है। टाइम को अगर तुम चेंज करोगे, तो टाइम को अगर बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो एस जो है टाइम स्पीड जो है घट जाएगा। अगर टाइम को घटाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, उल्टा होगा। इसका मीनिंग ये हुआ, यानी कि तुमको अगर टाइम को तुम बढ़ाओगे, टाइम को बढ़ाओगे तो स्पीड घट जाएगा, उल्टा मैं लिख रहा हूँ, घट जाएगा। और टाइम को अगर घटाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, यही इसका मीनिंग है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा समानुपाती। मतलब समझे, यही छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को समझ नहीं आती है, इसलिए कोई चीज़ समझ नहीं आता है। तो उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। ओके, अब तुम सोचो, कहोगे सर कैसे टाइम, अरे बताओ, एक आदमी मान लो कि उसको 20 किलोमीटर चलना है या 10 किलोमीटर चलना है। अब एक आदमी एक गाड़ी चला रहा है, एक आदमी उस 10 किलोमीटर को 10 मिनट में पूरा कर लिया, 10 मिनट में पहुंचा। एक आदमी 5 मिनट में पहुंचा। तो बताओ किसका स्पीड ज़्यादा? जो 5 मिनट, मैंने 10 किलोमीटर दूरी तय करना है, उसको 10 किलोमीटर दूरी ही तय करना। दूरी दो, डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पे, डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ओके, मैंने बोला ना कि किसी भी क्वांटिटी के बीच में मुझे रिलेशन बताना होगा, तो जिसको रिलेशन बताना है बाकी बच्चों को कांस्टेंट बोलना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दो, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, माने 10 किलोमीटर दूरी तय करना है मुझे, दो आदमी को। तो एक आदमी 5 मिनट में पहुंच रहा है, एक आदमी 10 मिनट में पहुंच रहा है। बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा है? जो कम टाइम में वो दूरी तय किया, जिसको टाइम कम लगा है उसकी स्पीड ज़्यादा है, और जिसको टाइम ज़्यादा लगा है उसकी स्पीड कम है। ऑब्वियस है। तो टाइम के साथ उल्टा रिलेशन है कि नहीं है? देखो, मैंने एक जीता जागता एग्जांपल लेकर आपको क्लियर करने की कोशिश किया। टाइम बढ़ाओगे स्पीड घटेगा, टाइम घटाओगे स्पीड बढ़ेगा, उल्टा। लेकिन डिस्टेंस में क्या था कि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगा, डिस्टेंस घटाओगे तो स्पीड घटेगा। यानी डिस्टेंस के साथ स्पीड का क्या रिलेशन है कि वो सीधा रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा अनुपात है, सीधा समानुपाती है। लेकिन हिंदी टाइम के साथ स्पीड का क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली को बोलते हैं हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा समानुपाती है। यानी कि टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा। देखो तुम खुद से सोचो ना, टाइम वाला बात कितना इजी बात है, एकदम इजी बात है कि टाइम को तुम बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना स्पीड घट जाएगा। माने तुम टाइम जितना ज़्यादा लोगे
स्पीड उतना घटते जाएगा। सिंपल सा बात है, कितना कॉमन सेंस है, इट इज़ वेरी कॉमन, ओके, वेरी कॉमन सेंस, ओके, मैंने ये कॉमन सेंस है, लेकिन ये बात समझना, कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन। कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन, सबके पास नहीं होता है। नहीं जी, चलो कोई बात नहीं है, समझ में आ गया अच्छे से, तो रिलेशन समझ में आ गया आप लोग को, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने लिखा हूँ, देखो मैं लिखा हूँ A/B/C, मैं ऐसे लिख दिया। चलो इसका मीनिंग क्या हुआ, सुनो, ये जो साइन है, साइन देख लो, ये साइन फीता वाला साइन, जो फीता का रिबन का साइन, रिबन का साइन है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल का साइन है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। तो कैसे इसका मीनिंग क्या हुआ बताओ, ऊपर में कौन है, बी, तो ऊपर का मतलब हो कि A इज B ऐसे लिखोगे, अलग करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, और सी क्योंकि डिवाइड में, सी उल्ट बट्टा में है ना, तो सी डिवाइड में, तो उसको ऐसे लिखोगे A1/C ऐसे लिखोगे। क्लियर हो गया, बात समझ में आया। तो इसको पढ़ेंगे A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, इसको पढ़ेंगे A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, ओके, 1/C नहीं बोलोगे, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, क्योंकि 1/C तो ऑलरेडी लिखा हुआ, तब तो उल्टा है। अब ये सीधा समानुपाती है, यानी कि सीधा इनडायरेक्टली, यानी A बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, A घटेगा तो B घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि A बढ़ेगा तो C घटेगा, A घटेगा तो C बढ़ेगा, उल्टा, ये उल्टा है, ये सीधा है। मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, ये चीज़ समझना जरूरी है। तो अब आप कहोगे सर कैसे समझेंगे डायरेक्टली किसी इन्वर्सली, तो एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा, प्रैक्टिकल करके पता चलेगा कि सर कि साइंस में कि डायरेक्टली है कि इन्वर्सली है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया आप लोगों को स्पीड और डिस्टेंस टाइम वाला। चलो अब आते हैं हम लोग थ्योरी पे, बहुत लंबा हो गया इस पर, मैंने बहुत डिटेल करने की कोशिश की, आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप जिसको आता है कोई बात नहीं है, आप लोग गौर से सुन लेना, आप लोग काबिल मत होना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये सब का मतलब नहीं समझ में आता है। मैं एक एक चीज़ मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, समझाने आया हूँ, तो पूरा समझा कर जाऊँगा। चलो अब ओम्स लॉ पे आते हैं। ओम्स लॉ क्या है, आप देखो बहुत इजी बात मैं बता रहा हूँ, ओम्स लॉ बहुत इजी, अब मैं वाईटी बेस पे समझाता हूँ। अब बताओ, मैं एक चीज़ पूछूँ आपसे, चलो एक 6 वोल्ट की सेल है, एक 6 वोल्ट का सेल है, सेल समझ, बैटरी जिसको हम लोग बोलते हैं वो सेल होता है, एक सेल बोलते हैं, वो एक होता है ना उसको सेल बोलते हैं। 6 वोल्ट का सेल है, एक 12 वोल्ट का सेल है। बताओ इलेक्ट्रिक करंट किससे ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा करंट किससे मिलेगा, ज़्यादा करंट इससे मिलेगा कि ज़्यादा करंट इससे मिलेगा, जल्दी बताओ। ज़्यादा करंट इससे मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा वोल्ट का है, ज़्यादा वोल्ट का बैटरी है, ज़्यादा वोल्ट का सेल देगा, ज़्यादा करंट देगा। सिंपल सा बात है कि जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, वोल्ट मतलब समझे, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, हिंदी में विभवांतर बोलते हैं। मैंने पूरा लेक्चर पीछे डिटेल से पढ़ा रखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बार बार कि आप लोग अगर नहीं देखे हो, न्यू व्यूअर्स हो, तो आप पीछे जाकर फिर से देख लो, ओके, या पुराने व्यूअर्स भी हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे पहले वीडियो को बार बार देखो। साइंस को आप लोग जितनी बार बार देखो उतना कंसेप्ट आएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी बातों को मुँह से बोलता हूँ, तो गौर से सुनोगे, पेशेंस रखोगे, बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, चिंता मत करो। बस मेरी पेशेंस को मेरी बातों को पेशेंसली सुनो, अच्छा से सुनो, सब्र रख करके सुनो, तो मजा आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 12 वोल्ट का बैटरी ज़्यादा करंट देगा, करंट यानी विद्युत धारा, ओके, ज़्यादा करंट 12 वोल्ट का बैटरी देगा कि 6 वोल्ट का बैटरी देगा, तो कहो सर 12 वोल्ट का बैटरी ज़्यादा करंट देगा, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज है। तो वोल्टेज भाई, विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको वोल्टेज भी बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि वोल्टेज लो हो गया, वोल्टेज हाई हो गया, मतलब ये नहीं हुआ वोल्टेज, जो कभी कभी देखते हो घर में करंट, कभी कभी बहुत लो वोल्टेज हो जाता है, बल्ब नहीं जलता रहता है, या कोई जैसे एसी, जैसे कि फ्रीज नहीं चलता रहता है ना, या फैन नहीं चलता है, बहुत स्लो चलता है, क्योंकि वोल्टेज कम हो जाता है। तो वोल्टेज का मतलब समझे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, हिंदी में विभवांतर बोलते हैं। समझ आप लोग, बहुत डिटेल से मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया। तो बताओ 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट का जो सेल है, सेल बोलो, बैटरी मत बोलो, बैटरी बोलते हैं जहाँ पे 2 या 2 से अधिक सेल होता है, ओके। चलो मैं सिंपल बोल रहा हूँ, 6 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी, ज़्यादा करंट किससे ज़्यादा होगा, ज़्यादा करंट इससे आएगा कि इससे आएगा, बताओ। I1 मान लो कि मिल रहा है उससे, I1 और I2, तो बताओ I1 बड़ा होगा कि I2 बड़ा होगा, I2 बड़ा होगा सर। क्यों I2 बड़ा होगा सर, क्योंकि ओके, क्योंकि ये 12 वोल्ट का बैटरी है। तो वोल्टेज ज़्यादा, करंट ज़्यादा, वोल्टेज कम तो करंट कम, बात खत्म, यही है ओम्स लॉ, बस कुछ नहीं है। यानी कि बताओ, वोल्टेज ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, वोल्टेज कम तो करंट कम। बताओ डायरेक्टली है कि इन्वर्सली है, डायरेक्टली है कि इन्वर्सली है, बताओ, रिपीट करो, जल्दी बोलो, आप लोग जल्दी बोलो। डायरेक्टली है सर, सीधे समानुपाती है, ऐसे लिख दो, यही ओम्स लॉ है, बात खत्म। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही ओम्स लॉ है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर हो गया, यानी वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट के सीधे समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि वोल्टेज बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे इलेक्ट्रिक करंट घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। तो बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ओके। विभवांतर विद्युत धारा के सीधे समानुपाती है, विभवांतर विद्युत धारा के सीधे समानुपाती है, लेकिन एक शर्त है कि ये फॉर्मूला, ये लॉ, यही को बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्योंकि टेम्परेचर के साथ ना ये जो वैल्यू है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। बात समझ आया बात को,
मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो इलेक्ट्रिक करंट घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ इसी को बोलते हैं। लेकिन ओम्स लॉ कहाँ पे वैलिड है, किस पे वैलिड है सर? ओम्स लॉ वैलिड है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। ये कंडीशन है, याद रखना, ओम्स लॉ का ये कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। जैसे रूम टेम्परेचर में हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक बार क्या किया कि एक सेल लगाया इसमें सर्किट में, एक सेल से करंट फ्लो करवाया। एक सेल का कितना वोल्टेज है वो मेजर कर लेंगे। अब मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, एक चीज़ समझना आप लोग, वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट मीटर, इसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है वोल्ट मीटर। ओके, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना तो वोल्ट मीटर की इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ओके, जो कि हमारे लैब में होता है। और उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है, विद्युत धारा में मेजर करना है, मापना है, तो हम लोग को मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है एमीटर, याद होगा, एमीटर। इसलिए मैंने कहा पिछले लेक्चर में मैं बहुत डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है, ओके। एमीटर बोलते हैं इसको। तो वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज में मापता है। एमीटर क्या मापता है? इलेक्ट्रिक करंट मापता है। क्लियर हो गया? अरे बुखार मापने के लिए तुम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हो ना, तो बुखार मापने के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हो। उसी तरह वोल्टेज मापने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई ना कोई युक्ति होगा ना, कोई ना कोई यंत्र होगा ना। तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, मापते हैं, विभवांतर मापते हैं। और एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, एम्पियर में। इसलिए एमीटर इसका नाम क्यों? क्योंकि एम्पियर में मेजर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। तो एमीटर बोला गया क्योंकि याद रखना बहुत आसान है। एमीटर यानी एम्पियर, ए से स्टार्ट हो रहा है भी, एम्पियर भी ए से स्टार्ट हो रहा है। तो एमीटर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का साइन यूनिट एम्पियर होता है। वोल्ट मीटर चूंकि भी से स्टार्ट हुआ तो वोल्टेज को मेजर करता है। कितना आसान है याद करना, कितना आसान है। क्लियर हो गया? चलो, लेक्चर 04 में मैंने पढ़ाया था, समझ में आ गया अच्छा से? एक और चीज़ समझना, वोल्ट मीटर को ध्यान देना अच्छा से, मैं बता दे रहा हूँ अभी। इलेक्ट्रिक करंट को सॉरी एमीटर क्या करता है? एमीटर, इसको एमीटर का सिंबल ये है, एमीटर का सिंबल ये है, ओके। एमीटर को इस तरह जोड़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद्युत धारा में, विद्युत परिपथ में, कि वो सीधा सारा का सारा करंट इसे पास करे, सारा का सारा करंट इसे पास करे। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन। हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, ओके। पिछला लेक्चर मैंने पढ़ाया पूरा डिटेल से। तो इलेक्ट्रिक करंट इस तरह एमीटर को इस तरह जोड़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट में कि सारा का सारा करंट उससे पास करे, तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। और वोल्ट मीटर को इस तरह जोड़ना है, वोल्ट मीटर को इस तरह जोड़ना है, वोल्ट मीटर है नहीं है, तो वोल्ट मीटर को इस तरह जोड़ना है कि सारा का सारा करंट उससे पास ना करे, ऐसे 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 जोड़ना है। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। करंट जाएगा ना, करंट अगर जाएगा कुछ इधर चला जाएगा कुछ इधर, तार है ये, इसको तार बोलते हैं, तार है ये। उबर खावर जो देख रहे हो, उबर खावर को रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं इसको? उबर खावर जो मैंने बनाया यहाँ, ये जो बनाया ना, रुको, चलो रुको, आप लोग देखो, ये उबर खाबर जो मैंने बनाया है इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में, रेजिस्टेंस। कहो सर रेजिस्टेंस क्या होता है? तो जैसे मान लो मैं आपसे पूछूंगा, बताओ करंट हर तार से तो अच्छा से नहीं फ्लो करता है, अच्छा से नहीं बहता है, बताओ। तुमसे पूछूंगा कॉपर के तार से इलेक्ट्रिक करंट अच्छा से फ्लो करेगा कि आयरन के तार से अच्छा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा? बताओ, जल्दी बताओ आप लोग। तो आप लोग बोलो सर कॉपर का तार से इलेक्ट्रिक करंट अच्छा से फ्लो करेगा, कॉपर वायर से इलेक्ट्रिक करंट अच्छा से फ्लो करता है। अच्छा से फ्लो करने का मतलब क्या हुआ कि उसका रेजिस्टेंस कम है, माने वो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता नहीं है, माने अपने से होकर आने जाने में वो इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। जो ज़्यादा दिक्कत देगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जैसे आयरन कॉपर के कंपेयर में आयरन ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का आयरन का रेजिस्टेंस कॉपर के कंपेयर में ज़्यादा है, और कॉपर का रेजिस्टेंस क्या है? कम है। अब उससे भी तुम लोग जानते हो कि ये सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप लोगों ने सुना होगा ना। तो सिल्वर का मतलब क्या? बेस्ट कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, आसानी से, बहुत आसानी से, यानी उससे होकर इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास करता है। तो सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर कहा था क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकता नहीं, विद्युत धारा को रोकता नहीं, यानी करंट को अपने से होकर आसानी से आने जाने देता है। वो खासियत है सिल्वर में, इसलिए सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर बोला जाता है, यानी सबसे अच्छा चालक बोला जाता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, सर्वोत्तम चालक, ओके। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ये बात आपको याद रखना, चांदी। तो सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावट कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, वो अच्छा कंडक्टर होगा, उससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, करंट पास करेगा। और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को उतना आसानी से पास नहीं होगा। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस गुण है, गुण बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी है ये।
रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी है सर? ये आपको एक सब मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ओके, मटेरियल का, समझ रहे हो, यानी कि कोई सब्सटेंस का, पदार्थ का ये प्रॉपर्टी है। अब कॉपर का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, आयरन का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, चांदी का रेजिस्टेंस कुछ और होगा। बस इतना जानना है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, वो दिक्कत करेगा इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में, करंट को पास करने में दिक्कत करेगा। और जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा, उतना अच्छा कंडक्टर होगा, उतना अच्छा चालक होगा। पॉइंट समझा? एक एक बात मैंने क्लियर, रेजिस्टेंस भी क्लियर कर दिया। और रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस तो मैंने बता दिया क्या होता है, लेकिन रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। पॉइंट क्लियर? चलो, तो हो गया ओम्स लॉ, आप समझ में आ जाएगा। तो देखो, तो ये याद ना, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे हम लोग, वोल्ट मीटर को किस लिए जोड़ेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए, कितना वोल्टेज का बैटरी है। अगर उसको मापना है, कितना वोल्टेज का बैटरी मापना है, तो उसके लिए वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। वोल्ट मीटर एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो उसको इस तरह जोड़ते हैं, इस तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है। तो इसलिए इस तार का पोटेंशियल कितना होगा वो मेजर करना है, तो उसको पैरेलल में रखना है। पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरह जोड़ना है, इस तरह कनेक्ट करना है कि सारा का सारा करंट इससे पास ना करें, कुछ करंट इसमें जाए, कुछ करंट इसमें जाए। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एमीटर को अगर जोड़ना है, एमीटर को अगर जोड़ना है, एमीटर को जोड़ना है तो इस तरह जोड़ना है कि सारा का सारा करंट उसी से पास करें, सारा का सारा करंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो याद ना, वोल्ट मीटर को किस में जोड़ना है? पैरेलल में, ओके, पैरेलल में। और एमीटर को किस में जोड़ना है? बोलो, सीरीज में। याद रहेगा आप लोगों को, सब मैं बता रखा पिछले लेक्चर में। चलो, इतनी बात, इतना बेसिक बताने के बाद अब ओम्स लॉ पे हम लोग आते हैं। अब चलो, ओम्स लॉ पूरा समझ में आएगा आप लोग को, ध्यान देना। कहो सर कितना लंबा लेक्चर हो गया, चिंता मत लो, मैं एक एक बात को क्लियर कर रहा हूँ, मज़ा आएगा आप लोगों को। आप लोग यूट्यूब पे 3-3 घंटे की मूवी देख लेते हो, 2.5 घंटे की मूवी देख लेते हो, बड़ा बड़ा शो देख लेते हो, वेब सीरीज सब देख लेते हो, टिकटॉक बना लेते हो, लेकिन क्या पढ़ाई की बात को तुम लोग 1 घंटा भी, आधा घंटा नहीं देख सकते हो मन लगा के? ये तुम ही लोग का ना फायदा होगा। कितना हम लोग कितना अपना पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, कितना बोलना पड़ा, क्या शौक लगा हुआ मुझे, बस आप लोग से प्यार है, मोहब्बत है। इसी मोहब्बत का अलामत है कि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बस आप लोग भी अब इसी तरह मुझे भी प्यार करते रहो, तो दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मैं भी आपसे मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो ताकि अच्छा कर पाए हम लोग मिल करके, ठीक है। चलिए, तो आते हैं हम लोग अपने डेफिनेशन पे। अब ओम्स लॉ समझ में आएगा, पूरा कंसेप्ट समझने के बाद देखो आप लोग अच्छा से। देखो क्या है ओम्स लॉ, आप देखो, मैं डेफिनेशन इंग्लिश में भी लिखा हुआ हूँ, मैं हिंदी भी लिखा हूँ। डोंट वरी, आप लोग चिंता मत करना है, नोट्स लिख लेना, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, कैसे पूछता है मैं जवाब दूंगा अभी, डोंट वरी। बोलता है ओम्स लॉ क्या है, एग्जाम में बोलेगा स्टेट ओम्स लॉ इंग्लिश में, हिंदी में बोलेगा ओम के नियम को लिखे, ओम के नियम को लिखो। तो बस इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, और हिंदी वाले बच्चे यहाँ से, सर इंग्लिश वाले बच्चे ये पूरा लैंग्वेज लिख देंगे, इतना लिख देंगे, ये छोटा सा थोड़ा सा ये बात लिखना पड़ेगा, ये वाला। और हिंदी वाले बच्चे ये लिखेंगे हिंदी में ये पूरा, और ये थोड़ा सा बात लिखना पड़ेगा, ये फार्मूला। बस मतलब ये डेफिनेशन है, ये फार्मूला। ओम का नियम क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ, या ओम्स लॉ को स्टेट करो, डिफाइन करो, तो ये इतना लिख पड़ेगा। अब डिफाइन देखो ना आसान है, मैंने क्या बोला, ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वोल्टेज ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा, करंट ज़्यादा, वोल्टेज कम इलेक्ट्रिक करंट कम, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखो हिंदी वाले बच्चे हड़बड़ाना नहीं, हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश में ही समझो, ज़्यादा समझ में आएगा, सिर्फ समझ में आ गया कंसेप्ट के लिए मारपीट करो, लैंग्वेज के लिए मारपीट मत करो। एक एक बात समझ में आएगा, कोई बात समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना आप लोग, ठीक है, मैं सारा बात जवाब दूंगा आप लोगों को। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हिंदी में बोलते हैं V I के सीधे समानुपाती है। V बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे इलेक्ट्रिक करंट घटेगा। पॉइंट समझ आया, यही है ओम्स लॉ। लेकिन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो फिर ये वैल्यू सेम नहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा, मतलब कि ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, याद ना मत। कोई कंडीशन है, अभी बताऊंगा, जवाब दूंगा। अभी मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन, आप लोगों के लिए मैंने ये पिक बना के रखा है, आप लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है, सो डोंट वरी, एक प्रेजेंटेशन मैंने रखा है अभी, डोंट वरी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस भी, पोटेंशियल भी, अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में होगा, तार के बीच में होगा। कोई तार है, ये वायर है, ये वायर के 2 पॉइंट के बीच में होगा। ये वायर को, तार को क्या बोलेंगे, ये चालक, कंडक्टर, इंग्लिश में बोलेंगे कंडक्टर। ये कोई वायर है, जैसे कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, कोई भी वायर, तो कोई नाइक्रोम का वायर भी हो सकता है, कोई भी वायर हो सकता है। तो ये वायर, ओके, ये वायर, ध्यान देना मेरा को, ये वायर के 2 एंड के बीच, 2 बिंदु के बीच, ओके, 2 पॉइंट के बीच हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे सर, ऐसे एक वोल्टमीटर लगा देंगे ऐसे करके,
वोल्ट मीटर ऐसे यूज़ कर लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब ये इसका रेजिस्टेंस आ रहा है कुछ भी है, तो इसके बीच में 2 पॉइंट के बीच में मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। अब इस 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्टेज कितना है, वो मेजर कर देगा वोल्ट मीटर। अब करंट मेजर करना है तो एमीटर लगा देंगे, एमीटर लगा करके करंट मेजर कर लेंगे। तो मैंने लिख रहा है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ द मेटालिक कंडक्टर। ये वर्ड याद कर लो, अक्रॉस एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मेटालिक वर्ड लिखो या नहीं लिखो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों का जो सिलेबस है, हम लोगों के सिलेबस में जो कंडक्टर पढ़ना है वो मेटल है, मेटल ही एक कंडक्टर है, मेटल ही पढ़ना है हम लोग को, एल्युमिनियम कॉपर ये सब पढ़ना है। जबकि नॉन मेटल भी कंडक्टर का काम करता है, कुछ और भी चीज़ है जो कंडक्टर का काम करता है, लेकिन हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है हम लोग को 10th क्लास में वो मेटालिक कंडक्टर ही पढ़ना है, इसलिए मेटालिक कंडक्टर मैंने लिख दिया है। लेकिन आप लोग के बुक में हो सकता है सिर्फ कंडक्टर लिखा हो, तो आप लोग कंडक्टर भी सिर्फ लिख दोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन पूरा खुल के लिख दोगे तो अच्छी बात है। मेटालिक कंडक्टर, ओके, हिंदी में धात्विक चालक बोलते हैं, सिर्फ चालक भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया? तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस एंड्स ऑफ द मेटालिक कंडक्टर, ये वर्ड याद रख लो, ये एक वर्ड है, एक वर्ड ही याद रख लो, अक्रॉस एंड्स ऑफ द मेटालिक कंडक्टर। कोई कंडक्टर जैसे ये वायर है, ये वायर है, इस वायर के 2 एंड के बीच, 2 एंड के बीच, इसको बोलते हैं अक्रॉस एंड्स ऑफ द मेटालिक कंडक्टर। ये एक वर्ड है, याद रख लो सीधे, अक्रॉस एंड्स ऑफ द मेटालिक कंडक्टर। एंड्स मतलब 2 अंत बिंदु, 2 बिंदु के बीच, 2 पॉइंट के बीच, जैसे कोई वायर है, कोई वायर के 2 पॉइंट के बीच। क्लियर है? द अक्रॉस एंड्स ऑफ द मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट। कितना अच्छा डेफिनेशन मैंने लिखा है। एक एक चीज़ को सेम लिखना, बहुत आसान तरीके से, याद करने में दिक्कत नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस है, ब्रैकेट में भी लिख दो, वोल्टेज लिख देना, आसान होगा, समझ में ज़्यादा आएगा। इलेक्ट्रिक करंट को आई लिखते हैं, करंट मैंने आई लिख दिया, ओके, और उसका फ्लोइंग थ्रू इट मैंने, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ है। लेकिन कंडीशन क्या है इसका, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो एक बार मेरे साथ इंग्लिश वाले बच्चे मेरे साथ रिपीट करो, चलो रिपीट करो। आप लोगों को उसकी कसम है, उसकी कसम है, आप लोगों को उसकी कसम, वो जो तुम्हारी है, वो जो तुम्हारा है। चलो ठीक है, चलो। कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, कहो न कहो, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है। चलो ओम्स लॉ फॉलो, तो जिया बेकरार कर लेना, सो डोंट वरी। चलो, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ द मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कितना इजी डेफिनेशन है, यानी कि ये याद रख लो। चलो रिपीट करो, अक्रॉस एंड्स ऑफ द मेटालिक कंडक्टर। ये एक लाइन, एक वर्ड है यहाँ से यहाँ तक, इसको एक वर्ड में रखना, अक्रॉस एंड्स ऑफ द मेटालिक कंडक्टर, ओके, अक्रॉस एंड्स ऑफ द मेटालिक कंडक्टर। अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हड़बड़ाना नहीं, मैं हिंदी पे भी आ रहा हूँ, ओके, समझ आ गया? कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन है, ओके। चलो ये डेफिनेशन याद करना, बहुत इजी है, एग्जाम में 2 नंबर में शॉर्ट टाइम में पूछता है, शॉर्ट टाइम में बोर्ड में, ठीक है। चलो अब हिंदी वाले बच्चे सुनो, समान ताप पर, समान ताप, समान मतलब टेम्परेचर को बदलना नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। समान ताप, इसको हिंदी में कितना जगह नियत ताप लिखा हुआ, नियत, मैंने बोला था ना, समान ताप को नियत ताप भी बोलते हैं, नियत ताप, नियत, कांस्टेंट को नियत भी बोलते हैं, या कहीं कहीं पे स्थिर लिखा होगा, स्थिर, स्थिर भी लिखा रहेगा, क्लियर है? स्थिर, नियत, समान, सब सेम है, सब इक्वल है, सब बराबर चीज़ है, सो डोंट वरी, चिंता मत करना। समान ताप पर किसी धात्विक चालक, धात्विक नहीं लिखो चलेगा, चालक लिख दो तो चलेगा, सिर्फ चालक लिखना जरूरी है, लेकिन धात्विक चालक लिख दो और अच्छी बात है, पूरा क्लियर हो जाए। धात्विक मतलब धातु, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम, लोहा, ओके, ये सब तुम्हारा क्या है, धातु है। तो इसलिए किसी धात्विक चालक के सिरों के बीच, भाई चालक बनाए, तार बनाए, तार, तार, इस तार के 2 बिंदु के बीच, सिरा मतलब इंड, इंड मतलब ये वाला पॉइंट, इंड, इंड के बीच विभवांतर, विभवांतर वोल्टेज, विभवांतर, उससे प्रवाहित होने वाले धारा आई के सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती मतलब कि अगर भी वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, और वोल्टेज घटाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट घटेगा। एक एक बात मैंने डिटेल कर दिया। आप सुनो, ये भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मैंने लिख दिया, ये हिंदी वाले बच्चे भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी, फॉर्मूला पूरा को हिंदी वाले बच्चे भी लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे भी लिखेंगे, और जहाँ पे हिंदी में होगा हिंदी में लिखना, जो इंग्लिश वाला बच्चा होगा इंग्लिश में लिखना, बस हो गया। मैंने बताया इंग्लिश वाले बच्चे पूरा उतारेंगे और ये पूरा फॉर्मूला उतारेंगे, हिंदी मत लिखना है इंग्लिश वाले बच्चे, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ये पूरा उतरबे करेंगे पूरा, बस ये कांस्टेंट के बदले में हिंदी लिख लेंगे, ये रेजिस्टेंस वाले प्रतिरोध लिख लेंगे, बस मैंने पूरा बात समझा दिया आप लोगों को। कोई डाउट तो बोलना, ओके। तो ओम्स लॉ समझ में आ गया। चलो हिंदी वाले बच्चे मेरे साथ एक बार रिपीट करो, चलो बोलो, समान ताप पर किसी धात्विक चालक के सिरों के विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, बीच छूट गया, हिंदी वाले बच्चे यहाँ लिखना बीच छूट गया, यहाँ पे देख रहे हो, के लिखा हो ना, के बाद लिखना बीच। समान ताप पर किसी धात्विक चालक के सिरों के बीच, बीच छूट गया, बीच लिख देना यहाँ पे, सिरों के बीच लिख लेना आप लोग, मैं बोल रहा हूँ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे को नहीं छूटा। विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाले धारा के सीधा समानुपाती होता है, इसे ओम का नियम कहते हैं, यही ओम का नियम है। बस यहाँ पर लिख देना, ये के लिखा हो ना, के बाद लिखना बीच, बीच विभवांतर। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, समान ताप पर किसी धात्विक चालक के सिरों के बीच
विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली धारा के सीधा समानुपाती होता है। प्रवाहित है, प्रभावित नहीं है, प्रवाहित। प्रवाह मतलब फ्लो होना, ओके। एक प्रभावित है, इम्प्रेस करना, वो अलग चीज़ है, ठीक है। चलो, या उसको बोलते हैं डिपेंड करना, जो जिसको प्रभावित करना, ओके। चलो, क्वेश्चन में आ गया अच्छा से। तो समान ताप पर किसी धातु की चालक के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच भी छूट गया विभवांतर, उससे प्रवाहित होने वाली धारा के सीधा समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। ताप, टेम्परेचर, कांस्टेंट, कंडीशन भूलना नहीं, धोखा से नहीं भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम का सबसे बड़ा डेफिनेशन यही है, ओके। समझ आ गया आप लोगों को। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी वाला डेफिनेशन ही समानता भाई, कंडीशन है ओम्स लॉ। अभी कहोगे सर ये सब कहाँ से आया, ये सब समझाता हूँ मैं, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं समझा रहा हूँ। अब चलो, अब एग्जाम में क्या पूछेगा, ओम्स लॉ किसे कहते हैं, तो हिंदी वाले बच्चे ये लिख देंगे, ये डेफिनेशन लिख देंगे, ये सब फार्मूला सब मैं जवाब देता हूँ, डोंट वरी। तो ये भी है ना, अभी फिलहाल के लिए, ओके, फिलहाल के लिए भी आई को बट्टा में डाल दो, भी बाई आई कर दो। अब भी बाई आई कांस्टेंट होता है, कैसे होता है जवाब दूंगा मैं। यानी क्या करना पड़ता है कि वोल्टेज है ना, वोल्टेज को आई से डिवाइड कर दो, आई से डिवाइड कर दोगे तो कांस्टेंट आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। चाहे तुम सेल कै वो भी लो, सेल 1 लो, 2 लो, 3 लो, कितना वोल्टेज का भी ले लो, कै वो भी सेल कर दो। सेल की संख्या बढ़ाओगे, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करोगे, तो ये भी बाई आई का वैल्यू, जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, वोल्टेज जितना बढ़ेगा उतना ही आई बढ़ेगा, मतलब यही है। यानी कि भी और आई का अनुपात, रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये समझना बात को, ये समझना बहुत ज़रूरी है। भी और आई ये कैसे होगा सर, एक्सपेरिमेंट करके मैं बता रहा हूँ, अभी एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ, सो डोंट वरी। भी और आई को हम लोग को डिवाइड करना है, बस एक लाइन में समझो। भी और आई को क्या करना है, डिवाइड करना है। भी को ऊपर रखना है, आई को नीचे रखना है, वोल्टेज को ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट को नीचे। इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, वैल्यू सेम रहेगा, ओके। यही ओम्स लॉ है। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना ये कंडीशन है, तापमान निश्चित होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। क्लियर हो क्या, भी बाय आई। तो देखो, भी इज डायरेक्टली टू आई, भी को बट्टा में आई में डाल दिया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को हिंदी में नियतांक बोलते हैं, नियतांक भी बोलते हैं, स्थिरांक भी बोलते हैं, सो डोंट वरी। तो भी बाय आई, इसी कांस्टेंट को बोला गया आर क्या सर, आर को प्रतिरोध कहते हैं, जो कि मैंने इससे पहले अभी कुछ देर पहले ही बताया था आपको। और ये फॉर्मूला याद रखना, ओम के नियम का ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को हर हाल में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी में लिख लेना। इसको प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में, आर को रेजिस्टेंस बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, यही ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ क्या होता है तो डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। इंग्लिश वाले बच्चे ये लिख लेना और ये लिख लेना फार्मूला सब, और हिंदी वाले बच्चे ये लिखना और फार्मूला सब लिख लेना, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है 2 नंबर में, शॉर्ट टाइम में। अब ये पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करेंगे आप, ओके। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ मैं लिखा हूँ ना यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एग्जाम में बोलेगा तुमको, हिंदी इंग्लिश में बोलेगा कि हाउ टू वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करोगे, तो उसका मैंने आंसर लिखा है। ये लॉन्ग टाइम में पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग टाइम में पूछा भी हुआ है। और हिंदी में बोलते हैं ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक माने प्रयोग द्वारा सत्यापित करना है, प्रयोग द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो प्रयोग द्वारा कैसे इसको प्रूफ करेंगे, कैसे साबित करेंगे, कैसे इसको सत्यापित करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, वो मैं बता रहा हूँ। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टाइम में आता है एग्जाम में क्वेश्चन। एग्जाम में सीबीएसई वाले को लॉन्ग टाइम में, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी लॉन्ग टाइम में। तो एग्जाम में ओम्स लॉ क्या होता है ये तो शॉर्ट टाइम में पूछेगा, लेकिन ओम्स लॉ का वेरीफाई करो, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ओके। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आपके सिलेबस में भी है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइम में पूछेगा, हिंदी वाले बच्चे को भी, इंग्लिश वाले बच्चे को भी। एग्जाम में पूछ चुका है, हिंदी में लिखा मैंने, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। तो प्रयोग द्वारा कैसे दिखाना है, साबित कैसे करना है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। चलो, वो मैंने नीचे लिख रखा है, हिंदी में मैंने नीचे लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है, डोंट वरी। तो इधर इंग्लिश में ये वाला पेज पे और इधर हिंदी में। बहुत ईजी लगेगा तुमको, देखना है, बहुत लैंग्वेज है इसमें, कोई लैंग्वेज नहीं, बहुत आसान लगेगा। तुम लोग गौर से सुनो कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ध्यान दो। चलो, मैं आप लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है, देखो यहाँ आ जाओ यहाँ पे। चलो कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक एक बात को गौर सुनना, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, रिलैक्स रहना। चलो, मैंने आप लोगों के लिए एक सेटअप तैयार किया है। देखो, ये आपका ये वोल्ट मीटर है, पैरेलल में याद होगा, मैंने बताया अभी। ये एमीटर है, करंट मेजर करेगा। ये क्या मेजर करेगा, करंट। ये वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विभवांतर, विद्युत धारा मापेगा। ये विभवांतर मापेगा, ठीक है। चलो, इसको सीरीज में मैंने डाल दिया, सीरीज यानी करंट इसे टोटल करंट, जैसे माने निकला यहाँ से सारा का सारा करंट इसे पास करेगा। और ये क्या है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। इसको नोट नहीं करना है तुम लोगों को, ये फिगर नोट नहीं करना है, समझना है इसको, यहाँ से कुछ नोट नहीं करना है, एक एक बात को समझना है आप लोगों को। तो ये वोल्ट मीटर है, समझ रहे हो। तो ये वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करेगा, ये एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। चलो, आप सुनो, मैंने क्या किया, इसमें दो क्या सेल है, 5 वोल्ट का एक 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 सेल है, टोटल 4 सेल मैंने लिया। कितना सेल लिया, 4 सेल,
अरे रिमोट में एक बैटरी लगा था ना, उस बैटरी को एक सेल बोलते हैं। तो 4 गो इस तरह का बैटरी मैंने लिया। तो रिमोट वाला तो वो 1.5 वोल्ट का होता है, 1.4 वोल्ट का होता है, 0.5 वोल्ट का होता है। मैं 5 वोल्ट का सेल ले रहा हूँ, 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट का 4 सेल ले रहा हूँ। 3 सेल भी ले सकते हो, 5 सेल भी ले सकते हो, बहुत सेल ले सकते हो। मुझे एक्सपेरिमेंट करके बताना है। ओके चलो सुनना अच्छा से। कैसे करोगे सर? देखो मैंने क्या किया, पहले एक सेल को जोड़ा। देखो ये जो एरो देख रहे हो, एरो, मैंने एक सेल को तार से जोड़ दिया, एक सेल को तार से जोड़ दिया। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। प्लस होता है ना बैटरी के ऊपर, होता है ना ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस। तार को ऐसे मैंने जोड़ दिया, समझाया बात को? ऐसे एक सेल से, कितना सेल से जोड़ा मैंने? बैटरी समझते हो ना, ऐसा बैटरी नहीं होता है, ऐसा बैटरी ऐसे, तो ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो तार से मैंने ऐसे जोड़ दिया, ऐसे करके। ओके, इसमें एमीटर भी लगा हुआ है, एक जगह वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, ऐसे करके वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, इस तरह करके। तो चलो एक बैटरी से एक सेल से जोड़ा, तो एक सेल का वो जो वोल्ट मीटर है, ये क्या वोल्टेज मेजर करेगा? तो इस सेल कितना का? 5 वोल्ट का। मान लो 5 वोल्ट का बैटरी है ये, तो 5 वोल्ट ये हो जाएगा। ये जो एक सेल है, एक सेल जो है वो 5 वोल्ट का है। तो ये वोल्ट मीटर कितना मेजर करेगा? 5 वोल्ट पर होगा ये। देखो ना 5 वोल्ट है। ओके क्लियर होगा? ये 5 वोल्ट मेजर करेगा। चलो ध्यान दो आप लोग अच्छा से। हाँ चलो, 5 वोल्ट का बैटरी है, तो 5 वोल्ट मेजर करेगा ये। तो ये दिखा देगा, उस पर रीडिंग आएगा। रीडिंग हिंदी बोलते हैं रीडिंग को पाठ्यांक, पाठ्यांक याद ना बात को। हिंदी में बोलते हैं पाठ्यांक और इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग। तो जो इस इंस्ट्रूमेंट में जो रीडिंग आएगा, अभी तो दिखाया नहीं गया है, लेकिन रीडिंग जो आएगा, हाँ दिखाया गया है, सॉरी। देखो 5 वोल्ट दिखाई दे रहा है, 0, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट। 5 वोल्ट पे आएगा, इससे ऐसे आ जाएगा, ऐसे एरो आ जाएगा, ऐसे 5 वोल्ट पे आ जाएगा, ऐसे एरो। अरे गाड़ी में देखते हो ना कि मीटर लगा होता है, मीटर चलता रहता है ऐसे करके, उसका जो तीर का निशान होता है, जो सुई होता है, नीडल चलता रहता है। तो ये रीडिंग देगा। तो इसका जो रीडिंग होगा 5 वोल्ट पर होगा। तो एक सेल से 5 वोल्ट पर रीडिंग आया वोल्ट मीटर का। और ये देखो वोल्ट मीटर जो एमीटर है, एमीटर जो है 1 एम्पियर पे है। कितना एम्पियर पे? 1 एम्पियर पे। मान लो कि 1 एम्पियर, कोई जरूरी नहीं कि 5 वोल्ट के बैटरी से हमेशा 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इसलिए एक एक बात को गौर सुनो। तो मान लो कि एक सेल का वोल्टेज कितना आया? 5 वोल्ट। कितना करंट फ्लो किया उससे? 1 एम्पियर का। चलो आप आप क्या करते हैं कि 2 सेल कर देते हैं आपस में, इस तार को 2 सेल से जोड़ देते हैं। अब जैसे मैंने कि जैसे दो एक बैटरी ऐसे, एक बैटरी, मैंने अगला पेज में मैं जा रहा हूँ। चलो इसको समझा अच्छा समझना। जैसे मान लो कि एक बैटरी है, इस बैटरी के ऊपर बैटरी रख दो। अरे ये बैटरी होता है ना, बैटरी के ऊपर गोल गोल होता है, यहाँ पर ये प्लस हो जाता है, ये माइनस होता है, नीचे माइनस। अब इस बैटरी के ऊपर फिर से सीधा करके रख दो, सीधा रखना, उल्टा नहीं कर देना, सीधा प्लस वाले को माइनस के साथ। देखो ये बैटरी मैं बना रहा हूँ। देखो ये बैटरी है, ये प्लस है, एक और बैटरी है ऐसे करके, ऐसे बैटरी है ऐसे करके, ये प्लस है और ये माइनस है। इस माइनस वाला को इसके साथ जोड़ दो, ऐसे करके, ऐसे जोड़ दो, ऐसे मैंने उसको जोड़ दिया ऐसे करके, ऐसे इस तरह को अगर सेल को रखते हैं ना, तो सेल को बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? ओके, मैंने अगर इस तरह सेल को हम लोग लिखेंगे तो इसको बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। मैंने सेल के ऊपर सेल डालेंगे। ओके, बैटरी के ऊपर बैटरी डालेंगे। ओके, तो सेल के ऊपर सेल डालेंगे तो उसको बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। इसका प्लस है, इसका माइनस। ओके, तो मैंने क्या किया, अब 2 सेल डाल दिया, 2 सेल कर दिया। देखो नंबर ऑफ सेल यूज करना 2, 2 सेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। अब 2 सेल से कितना, एक सेल का वोल्टेज कितना था? 5 वोल्ट। तो 2 सेल का वोल्टेज कितना होगा? 5 वोल्ट, 10 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 वोल्ट मेजर करेगा ये वोल्ट मीटर। कौन सा वोल्ट मीटर क्यों लगाया गया? वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा। ओके, तुम कैसे बोल दोगे कि सर बैटरी कितना वोल्ट का है? लिखा रहेगा तब ना। लेकिन एक्सपेरिमेंट में कैसे करोगे? एक्सपेरिमेंट करोगे तो बताना पड़ेगा ना मुझे। तो एक्सपेरिमेंट के लिए वोल्ट मीटर से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर क्या चीज़? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर 2 सेल का कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। अब बताओ, अब एक सेल से कितना करंट फ्लो कर रहा था? 1 एम्पियर। तो जब देखा गया कि 2 सेल लगाए हम लोगों ने जब 2 सेल लगाया तो करंट हो गया 2 एम्पियर। तो 2 पे चला गया, ये कांटा 2 पे चला गया, यानी कि एमीटर का रीडिंग कितना पे आ गया? रीडिंग 2 पे आ गया। तो देखो एक सेल से 5 वोल्ट से 1 एम्पियर, 10 वोल्ट, 2 सेल हुआ तो 10 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट से कितना हो गया? 2 एम्पियर। क्लियर हो गया? लेकिन सेल को किस तरह जोड़ना है? सेल को जोड़ना है सीरीज में, ऐसे करके, मैंने इसका प्लस है इसका माइनस, सेल के ऊपर सेल डालना है, इस तरह को बोलते हैं सीरीज में, तभी ये 10 वोल्ट होगा। नहीं तो फिर उल्टा फुल्टा कर दोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। कभी देखते हो कनेक्शन उल्टा हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस तो गड़बड़ा जाता है, करंट ही फ्लो नहीं करता है, और कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सही से लगाना है। ओके, तो सीरीज कम्बिनेशन बोलते हैं। तो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे करके, करंट प्लस से निकलता है करके जाता है। क्लियर हो गया? तो 2 वोल्ट, 2 सेल से कितना? 10 वोल्ट, और कितना करंट? 2 एम्पियर। समझ लो? अब चलो आप 3 सेल कर देते हैं। कितना सेल कर देते हैं? चलो 3 सेल, मैंने देखो यहाँ 3 सेल कर दिया। आप लोग अच्छा से देखना, सेल क्या कर दिया? दो, नंबर ऑफ सेल 3, सेलों की संख्या 3 कर दिया मैंने। 3 कर दिया तो कितना वोल्ट हो गया? 15 वोल्ट। और एकदम सीरीज में जोड़ना, दो 3 सेल से मैंने जोड़ दिया इसको, 3 सेल से जोड़ दिया। ओके, अब एक सेल से 1 एम्पियर, 2 सेल से कितना? 2 एम्पियर, यानी 5 वोल्ट से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। 2 वोल्ट, 10 वोल्ट से 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा था, तब 15 वोल्ट से 3 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगा। कब सर? तो करवे करेगा। अरे भाई तो बता रहे हैं, ये कैसे पता चला कि 3 एम्पियर का फ्लो कर रहा है? कैसे पता चला? ये पता चला इसके एमीटर से।
एमीटर एमीटर में रीडिंग आता है 3 पे एमीटर चला गया, यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, सही से नहीं फिगर बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 15 वोल्ट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर। ये कौन बताएगा? हम नहीं बताएंगे, अपने मन से दिमाग नहीं लगा के बताएंगे, ये हमको बताएगा एमीटर। एमीटर से पता चला कि जब मैंने एक बैटरी लगाया, एक सेल लगाया तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था, 2 सेल लगाया तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था, 3 सेल लगाया तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगा। मैंने एग्जांपल लेके समझाया, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1 एम्पियर फ्लो करेगा, और भी करंट वैल्यू बढ़ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कैसा मटेरियल लिए हो, कौन सा मटेरियल लिए हो, कितना वोल्टेज का बैटरी, सब पर डिपेंड करता है। ओके, तो देखो सेलों की संख्या बढ़ने से करंट का वैल्यू क्या हो रहा है? वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा है, वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा है, करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सिंपल सा बात है, करंट जब बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वोल्टेज बढ़ा है, वोल्टेज जितना ज़्यादा करंट भी ज़्यादा उतना ज़्यादा। अब इसको बताओ अनुपात देखो, रेशियो देखो, तुम एक चीज़ देखो, 5 को तुम 1 में भाग करो तो 5 होगा, 10 में 2 से भाग करो 5 ही होगा, 15 में 3 से भाग करो 5 ही होगा। इसी को बोलते, मैंने बोला था ना कि ओम्स लॉ में क्या होगा, V और I का अनुपात फिक्स रहेगा, V/I, वोल्टेज करंट रेशियो, इसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज करंट रेशियो। तो वोल्टेज करंट रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, टेम्परेचर लेकिन कांस्टेंट रहना चाहिए, ये ओम्स लॉ का कंडीशन है। V और I का अनुपात हमेशा समान रहेगा, मैंने इसको अगला पेज बताया, उतारना नहीं है सब चीज़ को, नोट ही नहीं करना आप लोगों को, मैंने देखो यहाँ बताया, देखो देखो यहाँ देखो, अच्छा से देखो आप लोग कि एक सेल था, 5 वोल्ट था, कितना करंट था? 1 एम्पियर। 5 क्या करो, V में I से भाग करो, V में I से भाग करना, I में V से उल्टा नहीं करना, हमेशा V को ऊपर रखना, I को ऊपर नीचे रखना, तो V/I 5 हो गया। आया? सुना अच्छा समझना आप लोग अच्छा से। फिर 2 से लिया तो कितना वोल्ट हुआ? 10 वोल्ट हो गया, तो 10 में 2 से भाग कर दो, 10 में 2 से भाग करोगे कितना होगा? 5 होगा, 5 आया। फिर 3 सेल मैंने लिया, हम लोगों ने 3 सेल लिया, 3 सेल लिया तो 15 वोल्ट हुआ, और करंट कितना फ्लो किया? 3 एम्पियर, तो 15 को 3 से भाग कर दो तो 5 ही आया। तो रेशियो कितना आ रहा है? सेम आ रहा है कि ना आ रहा है? मैंने बताया ना कि V और I का रेशियो हमेशा सेम आएगा, यही ओम्स लॉ है। इसी को बोला गया R, इसी को बोला जाता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो ये जो 5 आया ना, ये 5 रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, चालक का प्रतिरोध है, ठीक है। तो R = V/I होता है, इसी V/I को बोलते हैं R, रेजिस्टेंस। समझ में आया? आज बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत आसानी से, मैंने डिटेल से बताया, एक बात को समझाने की कोशिश की है। तो V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बशर्ते कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। देखो यहाँ मैंने चारों सेल को जोड़ दिया था। ओके, समझ आ गया? तो ये ओम्स लॉ है, यही ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या कहता है? तुम ओम्स लॉ को एक लाइन में बोल सकते हो कि ओम्स लॉ V और I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, यही ओम्स लॉ है एक लाइन में। लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्या बोलोगे? एक लाइन में बोलो तो मेरे साथ रिपीट करो तो आप लोग। चलो, आप लोगों को उसकी कसम है, उसकी कसम है, आप लोगों को आपके राजा और रानी की कसम है। ओके, बोलो मेरे साथ, बोलो, वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट होता है, यही ओम्स लॉ है। वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट होता है, यही ओम्स लॉ है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। हिंदी वाले बच्चे बोलो, विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है, स्थिर होता है। ओके, बदलता नहीं है, समान रहता है हमेशा। तापमान लेकिन समान होना चाहिए, तापमान चेंज नहीं करना चाहिए। V और I, कहो सर V और I को क्यों भाग कर रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम्स लॉ में क्या करना है? वोल्टेज ऊपर रखना है, करंट को नीचे रखना है, हमेशा, यही ओम्स लॉ है। क्लियर हो गया? समझना बात को, इतना इंटरेस्टिंग है। यही प्रतिरोध है, ये रेजिस्टेंस है, ये जो 5 है ना हर केस में। तो सेल कितना भी सेल कर दो, तुम 4 सेल कर दो तब भी सेम आएगा। 4 सेल करोगे तो 20 वोल्ट हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा तो 4 एम्पियर हो जाएगा करंट। 4 को 5 से भाग कर दो 5 होगा। दो 5 गुना है, एनी टाइम गौर से देखना, मेरी बात समझना। दो वोल्टेज कितना गुना हो गया, समझना बात, बहुत इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ मैं। देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि V और I का रेशियो सेम रहेगा, बात खत्म। कभी भी कोई चीज़ लिखो, जैसे मैंने बोल दिया A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मैंने बोला ना, इसका मतलब हुआ कि A/B का वैल्यू सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यही मतलब है। ओके, अब देखो समझना एक एक बात को अच्छा से। 5 वोल्ट था, ये 1 एम्पियर था। अब 5 वोल्ट से कितना वोल्ट हो गया? 2 सेल कर 2 10 वोल्ट हो गया। बताओ वोल्टेज कितना हो गया? दुगुना हो गया। वोल्टेज दुगुना हुआ तो करंट भी कितना हो गया? दुगुना हो गया। चलो, पहले स्टार्टिंग में कितना 5 था, अब 3 सेल कर दिया, 3 से कितना हो गया? 15। तो करंट कितना हो गया? 3 एम्पियर। तो बताओ 5 से 15 हो गया, 5 से कितना हो गया? 15। मैंने स्टार्टिंग से मैं सोच रहा हूँ, तो 5 से 15 कितना गुना बढ़ गया? वोल्टेज कितना गुना बढ़ गया? 3 गुना बढ़ गया। तो करंट भी कितना गुना बढ़ गया? 3 गुना बढ़ गया। मतलब कि वोल्टेज को दुगुना करोगे तो करंट भी दुगुना हो जाएगा। वोल्टेज को 4 गुना बढ़ाओगे, वोल्टेज को 4 गुना बढ़ा दिया, यानी 4 गुना 4 टाइम्स बढ़ा दिया, तो करंट भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, वैसे मान लो मैं तुम्हें आपसे क्वेश्चन पूछूं, चलो, कि वोल्टेज मान लो 2 वोल्ट है शुरू में, और करंट मान लो कि 5 एम्पियर है, मैंने ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अब मैं बोल रहा हूँ कि करंट को फ्लो करके वोल्टेज को 20 वोल्ट कर दिया गया। कितना वोल्ट कर दिया गया? 20 नहीं, 20 नहीं, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, रुको। ओके, वोल्टेज को मैं 10 वोल्ट कर रहा हूँ, 10 वोल्ट। ओके, तो बताओ करंट कितना होगा? जल्दी बताओ आप लोग, करंट बताओ कितना होगा? बताओ, वोल्टेज 2 वोल्ट था,
अब कितना हो गया 10, कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना 5 गुना बढ़ गया, 2 पंचे 10, 5 गुना बढ़ गया तो करंट भी 5 गुना हो जाएगा। पहले 5 था अब 25 हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। बस समझ में आया बात को। देखो वोल्टेज 2 से 10 हो गया, 5 गुना बढ़ गया, 5 टाइम्स बढ़ गया। तो इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर था स्टार्टिंग में, तो अब 5 गुना बढ़ेगा, ये भी 5 गुना, क्या कि वोल्टेज 5 गुना हुआ है तो इलेक्ट्रिक करंट भी 5 गुना हो जाएगा, 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 5 एम्पियर से 25 एम्पियर हो जाएगा। पॉइंट समझ आया, यही चीज़ मतलब है। और अगर मान लो कि जैसे वोल्टेज मैंने 2 वोल्ट लिया था, 2 वोल्ट लिया था, इलेक्ट्रिक करंट मान लो कि मैंने लिया 4 एम्पियर मान लो। अब मैं आप समझा रहा हूँ, वोल्टेज 1 वोल्ट कर दो, 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि आधा हो गया, ये पहले 2 था आधा हो गया, अब करंट भी आधा हो जाएगा, करंट आधा हो जाएगा यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि वोल्टेज दुगुना होगा तो करंट भी दुगुना होगा, वोल्टेज आधा होगा तो करंट भी दुगुना आधा हो जाएगा। ये क्वेश्चन सब बहुत ईजी है, ओरल पूछ देता है, ओरली एग्जाम में, अब जो शॉर्ट टाइम में 1 नंबर के क्वेश्चन में या एमसीक्यू में आ जाता है सब। क्लियर हो गया। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यही ओम्स लॉ है, बात खत्म। अब एक खास बात है कि ओम्स लॉ में वोल्टेज आई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब भी और आई का रेशियो हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भी और आई का अनुपात क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, यही अनुपात है। अब इस अनुपात के बीच में क्या कि अब वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींच सकते हो तुम। ग्राफ जब भी खींचोगे ना तो क्या होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, सीधी रेखा आएगा। देखो मैं अगला पेज में दिखाता हूँ, ग्राफ देख लो, ग्राफ कैसे खींचोगे। ग्राफ तुमको उतारना नहीं है, मैंने ग्राफ बना रखा है वहाँ पे, सो डोंट वरी, इस तरह बनाना नहीं, इधर वाला जो भी चीज़ समझाऊंगा मैं उतारना नहीं है। देखो मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन मैं डिटेल कर रहा हूँ पूरा चीज़ को अच्छे से। पेशेंस रखो, सब्र रखो, बहुत चीज़ मिलेगा आप लोगों को। तो देखो वोल्टेज कितना था, पहले 5 वोल्ट था, और मैंने वोल्टेज को क्या वाई एक्सिस पे डाल दिया, वोल्टेज को वाई एक्सिस पे, करंट को एक्स एक्सिस पे। आप किसी को किसी पे रख सकते हो, वोल्टेज को आप एक्स एक्सिस पे भी रख सकते हो और करंट को वाई एक्सिस पे भी रख सकते हो। मैंने वोल्टेज को रखा वाई एक्सिस पे और करंट को रखा एक्स, क्योंकि वोल्टेज ऊपर रखा जाता है और करंट नीचे। मैंने बताया ना, भी और आई का अनुपात रेशियो, ओके, ये सेम होना चाहिए। तो भी बट्टा आई, भी बाय आई, इसको रखने के लिए वोल्टेज को मैंने वाई एक्स पे रख दिया और करंट को एक्स एक्स पे रख दिया। आपका जो मन करेगा रख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्राफ बनाओ तो ये एक्स एक्स का वैल्यू 1 आई 5, तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो ये 1 5 हो गया। दूसरा पॉइंट होगा 2 10, 2 10 रख दिया, और ये 3 और 15 मैंने रख दिया है पॉइंट। और भी ले सकते पॉइंट है, सबको मिला दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, पूरा लंबा मिला सकते हो ऐसे करके, ओके, ऐसे करके मिला सकते हो। मिला दिया मैंने स्ट्रेट लाइन। तो मैंने ऑरिजिन से स्टार्ट किया, क्योंकि ऑरिजिन में 0 रहेगा तो 0 होगा, ऑरिजिन से स्टार्ट जाएगा, पास करेगा, ऑरिजिन से पास कर रहा है, ये ऑरिजिन है, मूल बिंदु हिंदी में बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, कभी भी कोई चीज़ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ए अगर बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसके बीच में ग्राफ अगर खींचोगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये भी एक तरह का वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो ओम्स लॉ समझा के अच्छा से, बहुत अच्छा से मैंने समझा दिया है, इस तरह करके आपको कोई नहीं समझाएगा। तो एमीटर दिखा देता हूँ मैं फिगर में, एमीटर, ये आपका एमीटर है, ये आपका वोल्ट मीटर है, और भी चीज़ बताऊँगा मैं, डोंट वरी, ओके, ये वोल्ट मीटर है, सो डोंट वरी, और भी बताऊँगा सब कुछ, ओके। चलो एक चीज़ और दिखाई देता हूँ, अभी जब दिखाया तो दिखाई देता हूँ। ये जो छोटा सा देख रहे हो ये वाला फिगर, ये वाला, इसको बोलते हैं, ये होता है रियोस्टेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियोस्टेट, हिंदी में बोलते हैं धारा नियंत्रक। मैंने इसका, ये ऐसा चीज़ है जिसका तुम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, रेजिस्टेंस बदल सकते हो, ओके। इसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, जिसका रेजिस्टेंस, जिसका प्रतिरोध बदला जा सकता है उसको बोलते हैं रियोस्टेट। इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं धारा नियंत्रक। ये एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह भी ओम्स लॉ को वेरीफाई किया जाता है। तो हम लोग को इस तरह नहीं पढ़ा, हम लोग को आंसर मैंने जो सिलेबस में था वह उसी तरह आप लोग को वेरीफाई कर दिया। तो ओम्स लॉ समझ में आ गया। तो ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करोगे बताओ तो, मैंने बताया आप लोग, बताओ तो आप लोग अभी बताओ। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताओ। अब दो तो आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, मेरे साथ रिपीट करो, लैंग्वेज वहाँ लिखा हुआ है पूरा, डोंट वरी, लैंग्वेज के लिए चिंता मत करना। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एमीटर लेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे, तार लेंगे, ये वायर है, एक्स और वाई के बीच में एक वायर रख दिया गया, वायर रख दिया मैंने। अब सेल सब ले लेंगे, एक सर्किट पूरा कर लेंगे, सर्किट पूरा कर लिया, विद्युत परिपथ पूरा कर लेंगे, स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पर से स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, प्लस से माइनस की ओर करंट ऐसे जाएगा, करंट फ्लो करेगा। तो पहले एक सेल से इसका करंट मेजर करेंगे, पहले एक सेल से मेजर कर लेंगे, फिर 2 सेल से, फिर 3 सेल से, 4 सेल से, और सभी केस में क्या करेंगे, भी और आई का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, भी और आई का अनुपात निकालेंगे। पहले एक सेल वाला केस में भी और आई का अनुपात निकालेंगे, 5 आया। दूसरा सेल में भी भी और आई का अनुपात निकालेंगे। तीसरा सेल लगा देंगे तब भी भी और आई का रेशियो निकालेंगे। और तीनों ही केस में देखेंगे भी और आई का वैल्यू सेम आया, भी बाय आई का वैल्यू रेशियो जो आया वो सेम आया, रेशियो सेम आया तो समझ जाओ कि ये ओम्स लॉ है, रेशियो सेम आना ही है। कोई जरूरी नहीं 5 आएगा, कोई जरूर नहीं है, मैंने एक एग्जाम्पल आपको सेट किया है कि आपको ताकि आसानी से समझ में आ जाए। समझा, ये ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है, यही ओम्स लॉ का सत्यापन है। चलो हो गया, आप लोगों को किसी का फिगर खींचने की जरूरत नहीं है, किसी का आपको बताने की जरूरत है। यहाँ देखो आप ओम्स लॉ मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। देखो पहले इंग्लिश वाले बच्चे देख लो, पहले ओम्स लॉ का प्रायोगिक सत्यापन मैंने सबसे ईजी वे में आप लोगों को लिखकर यहाँ पर दिया है, बहुत ईजी वर्ड मैंने यूज़ किया है।
इतना आसान वर्ड यूज़ किया कि आप लोग को आसान लगेगा। ग्राफ भी बना दिया मैंने। ग्राफ मैंने बताया कि ग्राफ खींचोगे स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा भी और आई के बीच में, समझ रहे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बीच में हमेशा ग्राफ बनाओगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, सीधी रेखा आएगा, लाइन बनेगा एक, ठीक है, भी और आई के बीच में। चलो तो ग्राफ कैसे बनाओगे, तो मैंने पहले लैंग्वेज देखो, मैंने लिखा है लैंग्वेज देख लो, आप लोग लैंग्वेज देख लो। पहले मैंने क्या बोला, पहले सर्किट पूरा करना पड़ेगा, मैंने बताया ना सर्किट। मैंने ये बहुत इजी फिगर बनाया है, बहुत इजी फिगर है ये फिगर बनाना तुम लोग। ओके, बहुत इजी। ओके, तो पहले देखो ऐसे बनाना है, ऐसे करके पहले बोल्ट बनाना है, ऐसे करके ऐसे बना लेना। ओके, ऐसे करके सेल सब ले लेना, सेल से ऐसे करके सेल करके जो ना नीचे नीचे कर देना, ऐसे करके जो मैंने बनाया, बहुत ईजी फिगर है मैंने बनाया। ठीक है, चलो तो ये आपका वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर में इधर प्लस इधर माइनस। ओके, ठीक है, ये एमीटर हो गया, एम्पियर, एमीटर जो एम्पियर होगा। ओके, ये जो करंट मेजर करेगा, और ये प्लस वाला डंडा इधर मैंने रखा। ओके, एक सेल ये हो गया, वी वोल्ट का एक सेल है, वी वोल्ट का। मैंने 5 वोल्ट का एग्जांपल दिया था वहाँ पे, या मैंने वी वोल्ट बोल दिया, वी वोल्ट 4 सेल मैंने जोड़ दिया, 4-5 सेल कितने जोड़ सकते हो। अब डॉटर मैंने दिया, ये तार है, ये तार है, तो ये जिस तार के बीच में हमको जो चालक लेना है, जो कंडक्टर लेना है, वो कंडक्टर ये लेना है, ये कंडक्टर। ओके, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर जो है, ये सुनो, ये कंडक्टर जो आपका ये नाइक्रोम का जो खास जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब में, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो नाइक्रोम का तार लिया जाता है, नाइक्रोम का वायर। नाइक्रोम वायर क्या होता है सर, अभी बताऊंगा लास्ट में, डोंट वरी, मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले अभी समझ लो। ये वायर कंडक्टर है, इस कंडक्टर का 2 एंड पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इसी एंड पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज होगा। ओके, जो कि वोल्ट मीटर मेजर करेगा। क्लियर हो गया। चलो तो मैंने क्या किया, पहले एक सेल को जोड़ा, पहले देखो डॉट मैंने दिया, डॉट या देखो डॉट दिया मैंने। ये हिंदी वाले बच्चे भी समझो, इंग्लिश वाले, दोनों के लिए फिगर कॉमन है, फिगर तो दोनों को बनाना पड़ेगा। तो ये एक सेल जोड़ा, फिर 2 सेल जोड़ा, फिर 3 सेल जोड़ा, फिर 4 सेल जोड़ा, सब सेल को मैंने लिख दिया। एक बार प्लस इधर लिख दो, एक बार माइनस इधर, 10 बार प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, भी लिख देना सब में। फिगर थोड़ा बड़ा बनाना, एंड पेंसिल से बनाना ट्राई करना, और नहीं तो आपको पेन से बनाना तो पेन के लिए स्केल इस्तेमाल करना। मेरा फिगर देखो मैंने बनाया है, आप लोग स्केल से बनाना। फिगर जितना खूबसूरत होगा, जितना सुंदर होगा, जितना ब्यूटीफुल होगा, जितना फ्रेश होगा, जितना क्लियर होगा, उतना अच्छा नंबर मिलेगा। इसलिए फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिक्स। ओके, फिजिक्स में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस में ही फिजिक्स फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो चलो, तो ये आप लोग का हो गया। अब ये फिगर में दो मैंने क्या किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन के लिए मैंने क्या, ये आँख खोल देना, ये आँख खोल करना, ये ऐसे कर दो नहीं, बोले स्विच ऑन है ये। अगर अब सिर्फ ऐसे लिखे हुए तो इसको स्विच ऑफ है। तो ये आँख खोल देना, ये काली काली आँख दिखाई दे रही, काली आँख यहाँ पे, ये दिखाई दे काली आँख यहाँ पे अंदर में, काली आँख है, ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये हिरनी जैसी चाल। सर क्या हो गया आपको, क्या करें, थक गए तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते, दिमाग खराब हो रहा है। चलो मैं एक गाना सुनाता हूँ आप लोग को, पहले समझा देता हूँ तो गाना सुनाता हूँ लास्ट में, डोंट वरी। ठीक है, चलो तो ये हो गया। तो ये सर्किट पूरा कर दिया। और सर करंट कहाँ से फ्लो करता है, प्लस से निकलता है, हमेशा प्लस करंट निकलता है। तो जो करंट निकाल दिया आई करंट हो गया, आई करंट फ्लो किया मैंने ऐसे करके। ओके, ये ऊबर खावड़ ऐसे बनाना, ऊबर खावड़ ऐसे, ऊबर खावड़ रेजिस्टेंस होता है तार का, ये वायर का रेजिस्टेंस है। वायर कहाँ से कहाँ तक है, यही तक वायर है, ये वायर है, ये वायर है, ये सब तो जोड़ा गया है, ऐसा कर कनेक्ट किया गया। चलो ठीक है, चलो तो पहले क्या करो, देखो मैंने लिखा फर्स्टली कंप्लीट द सर्किट एज शोन इन द फिगर। ऐसे लिख दोगे एग्जाम में नंबर बिल्कुल मिलेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। लैंग्वेज किताब में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, कुछ टीचर जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन भी बहुत सारे टीचर पढ़ाए हुए हैं। तो मेरे इस वीडियो का सबसे बड़ी खास बात यह है कि मैं आप लोगों को तो कंसेप्ट कंप्लीट दूंगा, कंसेप्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, कंसेप्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मेरा कंसेप्ट आप हर टीचर से मिला लो, यूट्यूब पे जितना टीचर पढ़ा है सबसे मिला लो, आपको कोई कमी दिखाई नहीं देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे बढ़िया पढ़ाता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सब किसी से कम भी तो नहीं पढ़ाता हूँ। ओके, ये तो मेरा गारंटी है इस बात का। हाँ, और लेकिन मेरे साथ एक खास बात होगा मेरे आपको चैनल पे कि आपको नोट भी मिलेगा, और उस नोट में मैं लैंग्वेज का भी ध्यान रखता हूँ। बहुत सारे बच्चों के साथ लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, वो वर्ड को डिटेल से नहीं लिख पाते हैं, तो मैंने बहुत ईजी तरीके से ईजी वर्ड मैं लिखा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि हर बच्चा इसको लिख सके, हर बच्चा को याद हो सके, आसानी से समझ भी सके, आसानी से याद भी हो जाए, कभी नहीं भूले। इसलिए मैं वर्ड का भी ख्याल रखता हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान देना, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी। ठीक है, देखो तो ये हो गया। अब मैंने लिखा है फर्स्टली कंप्लीट द सर्किट एज शोन इन द फिगर। पहले सर्किट कंप्लीट कर लो। सर्किट कंप्लीट करने के बाद क्या करोगे, एमीटर को सीरीज में लिख दो, एमीटर को सीरीज में लेना है, एमीटर इन सीरीज, ये एमीटर का सिंबल है, मैं लिख देना, ऐसा ही लिख देना एग्जाम में। आइए वोल्ट मीटर इन पैरेलल, वोल्ट मीटर कुछ में लेना पैरेलल में। पैरेलल मतलब क्या होता है सर, पैरेलल क्या होता है सर, करंट इस तरह, वोल्ट मीटर को इस तरह जोड़ना है कि तार के ऊपर रखना है, बात खत्म, ऐसे करना आसान भाषा में। ये वायर है, ये कंडक्टर है, ए भी एक कंडक्टर है, चालक है। अब ये वायर के जस्ट ऊपर रख दोगे तो उसको बोलेंगे पैरेलल, बात खत्म, इतना ही याद रखो। तो वोल्ट मीटर को हमेशा ऐसे रखना और अमीटर को ऐसे रखना, बात खत्म। कौन सा अमीटर यहाँ जोड़े, यहाँ पे क्यों नहीं जोड़े, यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, यहाँ भी जोड़ सकते हो अमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ जोड़ दिया स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो क्लियर, अमीटर समझ आ गया। तो वोल्ट मीटर, अमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में, पॉइंट क्लियर। चलो मैंने लिख दिया, लैंग्वेज देखो, और लैंग्वेज देखो कितना ईजी मैंने लिखा है, तुम खुद समझना तुम लोग। तो मैंने लिखा ए बी क्या, ए बी क्या, ए बी सर मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर,
एंड की क्या के स्विच है, स्विच की भी बोलते हैं इसको, प्लग की बोलते हैं, हिंदी में कुंजी बोलते हैं, कुंजी, हाँ कुंजी नहीं सुना है ना आप लोग। चलो अब मैंने जो बात बताया भाई लैंग्वेज में, देखो मैं अभी आप लोगों को पहले लैंग्वेज बोलने से पहले मैं मुंह से बोल रहा हूँ। मैंने क्या एक्सपेरिमेंट अभी करवाया था आप लोगों को कि चलो पहले से एक सेल से जोड़ो, पहले एक सेल से जोड़ो, एक सेल से जोड़ने के बाद पहले एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर लो और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लो। अब तब V और I का रेशियो लिख लो, नोट कर लो, रीडिंग देख लो, मैंने कि एमीटर का रीडिंग देख लो और वोल्ट मीटर का रीडिंग देख लो, कितना आसान है उसका देखो। दूसरा फिर दो सेल कर दो, दो सेल से जोड़ दो इसको, दो सेल से, फिर दो सेल से एमीटर का रीडिंग लिख लो और वोल्ट मीटर का रीडिंग को देखकर नोट कर लो। फिर 3 सेल कर दो, फिर 4 सेल कर दो। सब केस में क्या करो, V और I का वैल्यू निकालो और V I का वैल्यू सेम आ गया, कांस्टेंट आ गया, सेम आया, मान लो कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपको 5 आया था, 5 आया था, तो वो कांस्टेंट आ गया, समझो कि ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, बात खत्म। और लास्ट में ग्राफ खींच देना, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगा तब भी ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखो 4 सेल इन सीरीज ईच ऑफ वोल्ट बी वोल्टेज, मैंने सबका वोल्टेज करना है, बी वोल्ट का है, वोल्टेज को तुम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, तो मैंने लैंग्वेज लिख दिया इसी। आप देखो यहाँ से ये स्टार्ट किया मैंने। फर्स्टली स्विच ऑन विथ 1 सेल, एक सेल के साथ स्विच ऑन करो, एक सेल को लगा करके, ओके। लैंग्वेज मैंने लिख दिया, देखो कितना आसान लैंग्वेज है। फर्स्टली स्विच ऑन विथ 1 सेल एंड नोट रीडिंग्स ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर, एमीटर का रीडिंग और वोल्ट मीटर का रीडिंग नोट कर लो, नोट कर लो। नाउ यूजिंग 2 सेल्स, अब दो सेल को सीरीज में, ओके, दो सेल को सीरीज में जोड़ो एंड नोट अगेन रीडिंग्स ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर, फिर एमीटर से वोल्ट मीटर का रीडिंग को नोट करो, उसको नोट करके लिख लेना है, ओके। चलो रिपीट द एबव प्रोसेस यूजिंग द 3 सेल्स एंड सो ऑन, इसी तरह एंड सो ऑन है, ये सुन नहीं है, सुन नहीं समझना, SOON सुन, सो अलग है, ऑन अलग है, एंड सो ऑन, इसी तरह आगे 3 से ले लो, 4 से ले लो, 5 से ले लो, ठीक है, बहुत सारा सेल, ओके। तो इस तरह प्रोसेस को रिपीट करो और हर केस में, हर सिचुएशन में, हर केस में क्या करना है हम लोगों को कि V और I का रेशियो निकालना है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ V बाय I, कितना अच्छा लगे लिखा हुआ है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ V बाय I फॉर ईच स्टेप, हर स्टेप में V और I का वैल्यू निकालेंगे, देन वी विल गेट, ओके, द वैल्यू, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ V बाय I इज कांस्टेंट फॉर ईच स्टेप। तब हम लोग पाते हैं, जब हम लोग हर केस में, हर स्टेप में एक सेल से मेजर करेंगे अमीटर से और करंट और वोल्ट मीटर से वोल्टेज, 2 सेल से मेजर करेंगे, फिर 3 सेल से मेजर करेंगे, सब केस में हम लोग क्या करेंगे, V और I का रेशियो निकालेंगे। तब हम लोग पाएंगे, तब हम लोग पाते हैं कि V और I का वैल्यू सेम आया, V बाय I का वैल्यू रेशियो सेम आया, यही तो ओम्स लॉ है, बात खत्म, मैंने लिख दिया। और एक और बात आगे, एक और मैंने ये ग्राफ प्रूफ हो गया, यहीं तक प्रूफ हो गया, कितना ईजी लैंग्वेज है, कोई टफ नहीं है, ओके। उसका मैंने लिखा इफ बी प्लॉट VI ग्राफ, यानी पोटेंशियल वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे, वोल्टेज को Y एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सिस पे रखा मैंने, ओके। ग्राफ खींचा, देन वी विल गेट VI ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन आ गया, मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन आ गया तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, हो गया, ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। दो चीज़ कर दिया, एक तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया, एक ग्राफ भी कर दिया, दोनों चीज़। तो इस तरह एग्जाम में लिखोगे, ये एकदम सेम लिख दोगे, एकदम सेम उतार दोगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, हिंदी वाले बच्चे देख लो, देखो मैं जो बच्चा मैंने समझाया बात को, हिंदी वाले बच्चे देख लो, मैंने हिंदी में यहाँ लिखा है, यहाँ पे हिंदी में यहाँ लिखा है, देखो जो हिंदी में जिसको लिखना है, ये फिगर वही है। सबसे पहले चित्रानुसार विद्युत परिपथ पूरा कर लेते हैं। आप स्विच ऑन करके एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल लगाते हैं, एक सेल से धारा प्राप्त करते हैं, विद्युत धारा का मान एमीटर से, विद्युत धारा कैसे, एमीटर से विद्युत धारा का मान, अब विभवांतर से वोल्ट मीटर का मान को ज्ञात करके उसे नोट कर लेते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं। फिर दो सेल को श्रेणी क्रम में और लगा करके एमीटर से करंट, वोल्ट मीटर से एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग नोट कर लेते हैं, रीडिंग नोट करें, रीडिंग मतलब पाठ्यांक बोलते हैं हिंदी में, पाठ्यांक, रीडिंग नोट कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को 3-4 सेल को साथ दोहराते हैं। इस प्रक्रिया को कैसे सेल से 3 सेल लेंगे, 4 सेल लेंगे और दोहराएंगे। हर केस में प्रत्येक स्थिति में V बाय I का मान ज्ञात करेंगे, तब हम पाते हैं कि V बाय I का मान प्रत्येक स्थिति में समान है, इक्वल है। और यदि V और I के बीच में आलेख खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो वो सरल रेखा प्राप्त होता है। यही ओम का नियम का सत्यापन है। कितना ईजी है हिंदी वाले बच्चों के लिए, देख लो। तो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए हो गया। और स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, सारे बच्चे जो टीचर देख रहे हैं वो भी स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग लाइक जरूर करना, जो टीचर देख रहे हैं आप लोग, मुझे हम लोगों को आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो उतना जितना करना चाहिए था। आप लोग अपने स्टूडेंट को भी शेयर करो वीडियो को, अपने नए स्टूडेंट को कर पा रहे हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, खूब शेयर करो। साहब आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, हिंदी भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश भी लिख रहा हूँ, सेम देखो मैंने इंग्लिश भी लिखा है यहाँ पे, ओके। तो हिंदी वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इंग्लिश वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ। आप देखो कितना ईजी है कि अगर ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है तो क्या करना है, पहले एक सेल
लगाना है और उससे एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग नोट कर लेना है। फिर 2 से लगाना है, एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग नोट कर लेना है। 3 से लगाना है, एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग नोट कर लेना है। और उसके बाद हर केस में फिर 4 से 5 साल करके ऐसे आगे बढ़ते जाना है। और V बाई आई का मान निकालना है। हर केस में क्या करना है, V बाई आई का मान निकालना है। ओके, V बाई आई का वैल्यू सेम आया, यानी कि वो कांस्टेंट आया, तो ओम्स लॉ है, ये तो ओम्स लॉ है। अब मैंने एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया था, बहुत अच्छा से समझ आया। V बाई आई क्या होता है सर, V बाई आई को रेजिस्टेंस कहते हैं, ये रेजिस्टेंस होता है। तो मैंने जो डेफिनेशन आपको बताया, तो जो डेफिनेशन बताया था तो यही डेफिनेशन था। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा, V घटाएंगे तो आई भी घटेगा। V आई के सीधे समानुपाती है, तो V बाई आई का मान कांस्टेंट होगा। हिंदी में बोलोगे नियतांक फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, जिससे कि मैंने एग्जांपल देकर बताया आप लोगों को। V बाई आई इज इक्वल टू आर, इसको आर बोलते हैं, प्रतिरोध आर लिखा जाता है यहाँ पे, एक कांस्टेंट हो जाता है। कभी भी ये साइन हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो बराबर दे दोगे, बराबर दोगे तो बराबर के बाद एक कांस्टेंट जुड़ना पड़ेगा, कांस्टेंट का नाम रखा जाएगा आर। या तो कभी भी जैसे मान लो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी लिखा हुआ है, तो ए को ई साइन हटाएंगे, साइन को हटा के बराबर दे देंगे, अब बराबर लगाने के बाद एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कांस्टेंट आर है। ओके, आर का वैल्यू सेम रहेगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो। आर क्या बोलते हैं, आर को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। ओके, विद्युत प्रतिरोध, समझा। तो ओम्स लॉ क्या होता है उसे मैंने डिटेल बताया। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कैसे करोगे, ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करोगे, हाउ टू वेरीफाई ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली। ओके, वो मैंने डिटेल से बताया, इंग्लिश में बताया, हिंदी में बताया। तो हिंदी वाले बच्चे को भी मैंने अच्छा से बताया, और इंग्लिश वाले तो एग्जाम में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज ओम्स लॉ एंड वेरीफाई ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली। ओके, हिंदी बोलता है ओम के नियम को लिखें और ओम के नियम को प्रयोग द्वारा सत्यापित कीजिए। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का या लॉन्ग टाइप का, जो भी 6 मार्क्स का, कितने बोर्ड में 6 मार्क्स का भी लॉन्ग टाइप है, तो लॉन्ग टाइम में आएगा क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए। डिफाइन डेफिनेशन पूछेगा तो शॉर्ट टाइम में। तो मैंने एक एक बात को आप लोगों को बताया इस लेक्चर में, एकदम आराम से बताया है, लंबा वीडियो बना है लेकिन एक एक बात को मैंने बताया है। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैंने बहुत पोटेंशियल यूज़ किया है, आप लोग जो है मेरे पोटेंशियल को थोड़ा सा यूज़ करो और शेयर करो, वीडियो को खूब शेयर करो। मैंने एकदम डिटेल्स बताया, एक एक बच्चा समझेगा। जो बच्चा बहुत ही लो क्वालिटी, लो है, लो लेवल पे है, उसको भी समझ आएगा, हिंदी वाले बच्चे को भी समझ आएगा, इंग्लिश वाले बच्चे को भी समझ आएगा। और जो हिंदी के बच्चे देख रहे हो वो जरूर आराम से समझा करो, कि कोई प्योर हिंदी में पढ़ना साइंस आपके लिए नुकसानदायक है। इंग्लिश में समझे रहोगे कभी दिक्कत नहीं होगा, जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आप पूरा चीज़ इंग्लिश में पढ़ोगे। यही चीज़ ओम्स लॉ फिर 12th में भी पढ़ोगे आप लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ो, नॉलेज होगा। सीबीएसई वाले बच्चे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो आगे इंग्लिश में पढ़ेंगे। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो आगे भी इंग्लिश में पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उसको बाद में इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी से तुम हिंदी इंग्लिश देखोगे ना तो बहुत मजा आएगा। प्योर हिंदी मत पढ़ो, बहुत दिक्कत होगा बाद में आप लोगों को। ठीक है, चलो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको खूब शेयर करो। मैंने बहुत पोटेंशियल के साथ आप लोगों को पढ़ाया है, वो आप लोग देख रहे हो। और लाइक जरूर करो, लाइक कर दो, अभी कर दो लाइक। आप लोगों को कसम है उसकी, आपके महबूबा की कसम है, आपके महबूब की कसम है। ओके, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। सर खाली पुराना गाना गाते हैं सर, अच्छा नया गाना भी गाऊंगा नेक्स्ट टाइम, डोंट वरी, प्रॉमिस। ओके, बस आप लोग मेरा इस वीडियो को खूब शेयर करो, दूर तक पहुंचा दो। मैंने बहुत एफर्ट यूज़ किया यू गाइज। ओके, यू नो आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। तो आप लोग भी बहुत सारा मेहनत करो और लोगों को, बच्चों को, अपने साथियों को खूब शेयर करो। ठीक है, चलो। तो ओम्स लॉ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। हम लोग नेक्स्ट लेसन में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो वो भी अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा आपको, बस मेरे साथ बने रहो। ठीक है, आप खूब शेयर करो, और जो नए व्यूअर्स हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को नया कोई वीडियो डालेंगे तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन। तब तक अपना आप लोग ख्याल रखें, खुश रहें, हम हैप्पी, बी हैप्पी, नो बीपी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, बाय बाय।